बच्चे भी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। आज हमारा फ्रिक्शन का ही लेक्चर 3 है, बस फ्रिक्शन का कुछ बचा नहीं है, थियोरी वाला पार्ट लेक्चर्स में नहीं बचा है। फ्रिक्शन में मेजरली अपन लोगों को ना क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्शन के वो हमें सॉल्व करने हैं। थियरी वाला पार्ट हमारा फर्स्ट क्लास में हो गया था, उसके बाद भी क्वेश्चंस वाली एक क्लास आपकी लेके मैंने क्वेश्चंस और सॉल्व करवा दिए थे। आज की क्लास में भी थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगी। तो एम यही है बेटा, एक तो आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे दूंगी फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया क्लास को। उसके बाद हम बात कर लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन की। ये वैसे आपका थियोरेटिकल टॉपिक है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस जो होती हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, जो डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि फ्रिक्शंस की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। मेजरली हम 2 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो वॉकिंग है ना, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि यस मैम वॉकिंग भी जो होती है वो फ्रिक्शन की एप्लीकेशन होती है। और एक चीज हम पढ़ेंगे पुशिंग एंड पुलिंग, एक चीज हम पढ़ेंगे पुशिंग एंड पुलिंग। तो ना ऐसा क्वेश्चन आपका जैसे स्कूल वाले केस में पूछा जाता है कि व्हाई इज इट इजियर टू पुल ऑब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू पुशिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वैसी वाली चीज जो है वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमें मेजरली क्वेश्चंस ही सॉल्व करने, ठीक है। तो क्विक रिकैप ले लेते हैं फ्रिक्शन का। बताओ फ्रिक्शन क्या होता है, क्या पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में? व्हाट इज फ्रिक्शन? यही डायग्राम मैंने पिछली क्लास में भी बनाया था, यहाँ पर भी बना रही हूँ ताकि क्विक रिकैप हो जाए सारे फॉर्मूलाज का। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? मैम रेजिस्टिंग फोर्स। वेरी गुड, रेजिस्टिंग फोर्स। क्या रेजिस्ट करती है ये रेजिस्टिंग फोर्स? फ्रिक्शन इज अ फोर्स रेजिस्टिंग व्हाट? रिलेटिव मोशन। मैम जो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट होती है। वेरी गुड, रिलेटिव मोशन। एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट नहीं करती वो। अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जो चिपके हुए रखी है एक दूसरे से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नहीं होता। सही बात है। तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स व्हिच रेजिस्ट रिलेटिव मोशन। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है जिनको आपने एक दूसरे के ऊपर रख रखा है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन है वो नहीं चाहेगा फ्रिक्शन की उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपका मोशन हो। अब बेटा हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारे तीनों क्या होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक मैम जब फ्रिक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल कर रहे हैं बट वो हिल नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल सही रुका यार, हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, रुका हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट आपकी हिल नहीं रही, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, है ना। तो आप अब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पे रखी हुई है और वो हिल नहीं रही है अब। तो आप और धीरे 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 करके फोर्स बढ़ाते हो, तब भी आपकी ऑब्जेक्ट नहीं हिल रही। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है जो ये मोशन को रेजिस्ट कर रही है, वही तो फ्रिक्शन होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। अप टू अ लिमिट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वाली फोर्स उसी फोर्स के इक्वल होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक पॉइंट पे आकर ये मैक्सिमम अपनी कंडीशन पे रीच कर जाएगी। फिर हमने बोला था कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यही पढ़ा है बच्चों अभी तक हमने? यस मैम। ठीक है बेटा। तो इसको हमने देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन एफ एस से डिनोट कर देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ एस मैक्स से। एफ एस मैक्स से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने देखी थी, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन होती है, जहां पर म्यू एस क्या होता है बच्चों? म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज सही है बेटा? यस मैम। अब चलो बहुत यस बढ़िया। मैम। अब फिर आ जाओ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी तो वो उस पर कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन गायब हो गया जैसे ही मोशन आया। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे चल रही है तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट चलते चलते कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली रुक जाती है, क्योंकि उस पर कुछ रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये तब हमारा पिक्चर में आता है व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। इसकी भी वैल्यू मुश्किल नहीं है, वैल्यू हमारी वही रहती है, ये एफ एस मैक्स की म्यू मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू होती है आपकी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन, वेयर म्यू के इज योर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इज दिस पार्ट ओके बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपनी थोड़ी सी जो 2-3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है फ्रिक्शन की वो हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहली एप्लीकेशन है फ्रिक्शन की कि वो हमें वॉकिंग में हेल्प करता है. फ्रिक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉकिंग. तो किसी बच्चे को पता है क्या रोल होता है फ्रिक्शन का वॉकिंग में, कैसे हेल्प करता है? कैसे हेल्प करता है फ्रिक्शन वॉकिंग में बेटा? किसी बच्चे को कोई आइडिया हो? मैम अपोजिट फोर्स देके. ठीक है, कैसे फोर्स देते हो? सपोज ये आपका ग्राउंड है, सपोज ये आपकी ग्राउंड है ना, सपोज ये मैम आपकी जैसे ग्राउंड है. हमारा फीट बैकवर्ड पुल करता है तो फिर फ्रिक्शन हम्म, हमें फॉरवर्ड पुश करता है तो हम बिल्कुल आगे की सही ओर बेटा, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही चीज बोली. इसको मैं डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज ये किसी का पैर है, ठीक है, ये लग रहा है ना पैर की तरह, ठीक है, ये आपका किसी बच्चे का पैर है जो ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर सा पैर बना देते, तुम लोग बना लो अपनी कॉपी में. तो अब हमें पता है इस पैर के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी, है ना, ग्राउंड की वजह से इस पैर के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी. दिस इज माई कॉन्टैक्ट फोर्स. सही बात है ना, दोनों चीजें कॉन्टैक्ट में है. और वैसे ही मेरी कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स ये जो पैर है वो ग्राउंड पे भी लगाएगा, ये जो पैर है वो ग्राउंड पे भी लगाएगा. लेट मी से इट इज इक्वल टू आर. डू यू गाइस अग्री विद दिस? ठीक है, तो अब अगर मैं यही कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट बना दूं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसके कंपोनेंट बना दूं कि पैर जो ग्राउंड पे लगा रहा है और जो पैर पे लग रही है इसकी अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, तुम लोग देख सकते हो ना कि एक आगे की डायरेक्शन में भी कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है. वही तो हमारा फ्रिक्शन होता है ना. अब हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आ गई. दिस इज माई कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट हम ये डायरेक्शन में लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, वो तो हमारी नॉर्मल हो जाती है. और जो कंपोनेंट हमारा पैरेलल डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी आवर फ्रिक्शन. तो आ गया ना बेटा फ्रिक्शन का कंपोनेंट, आ गया ना फ्रिक्शन का कंपोनेंट. तो यही होता है, बिल्कुल सही बच्चे ने बोला कि जब आप वॉक करते हो, while walking the foot presses the ground at an angle. The foot presses the ground at an angle and exerts ground exerts reaction force on the foot. Ground exerts reaction force on the foot. तो यही जो रिएक्शन फोर्स है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, एंड जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, पैरेलल कंपोनेंट, वो हमारा फ्रिक्शन है. ठीक है, और यही इसलिए हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट अलाउज अस टू मूव फॉरवर्ड. मैम मैम हाँ बच्चा, हाई कर रही हूँ रिफ्रेश. मैम आपकी स्क्रीन आ गई. आ गई? मैम मैंने भी ज्वाइन करा. मैम क्या करा अभी आपने? बेटा अभी हमने फ्रिक्शन जो था वो रिवाइज किया. टाइम पे ज्वाइन करा करो बच्चों. इवनिंग स्कूल वाले कौन ठीक से है बच्चे हैं मैम. यहाँ पर मेरी क्लास में, ये बताओ. हम कौन से वाले? इवनिंग स्कूल में कौन कौन से बच्चे हैं? हैंड रेस करो एक बार. सौरभ ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चे बताओ. आशु है, ठीक है. तो सौरभ, आशु बेटा ये टाइमिंग सही है आप लोगों के लिए? 7 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है क्लास में? आर्यन भी इवनिंग स्कूल का बच्चा है. बताओ बेटा इवनिंग स्कूल वाले बच्चों, ये वाला टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना? 7 बजे से अपनी क्लासेस हम शुरू करेंगे. हम पहले प्लान कर रहे थे कि एक क्लास आपकी मॉर्निंग में रखेंगे, एक इवनिंग में रखेंगे, बट बच्चों को उससे भी दिक्कत थी थोड़ी सी कि मतलब एक मॉर्निंग एक इवनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो इसलिए हम यही टाइम अपना रखते हैं. बाकी बच्चों को भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये टाइम में बच्चों? खाली आपकी जो भी क्लासेस है आपका स्केड्यूल एकदम सेम है, बस वही आधे घंटे का आपका क्लास में शिफ्ट आया और कोई शिफ्ट नहीं आया. ठीक है, तो वो जो आधा घंटा आपका शिफ्ट हुआ है वो आधा घंटा आप एक्स्ट्रा अपना थोड़ा सा ऐसे खाना पीना करने में, चाय पीने में या फिर पढ़ाई करने में यूज कर सकते हो. तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. सही है सब बच्चों के लिए? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है फिर तो. अब एक तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन हमारा वॉकिंग में हेल्प करता है. तो हमारा जो ये बेसिकली हम अगर अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड भी कुछ फोर्स हमारे पैर पे लगाती है, और उसी का जो हमारा कंपोनेंट होता है जो हमें मूव करने में, फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. सही बात है ना बेटा? यस मैम. अब एक और इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. पुशिंग और पुलिंग की एक एप्लीकेशन होती है जो तुम्हारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, उससे भी थोड़े क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं. पुशिंग एंड मैम पुलिंग. फ्रिक्शंस के और क्वेश्चन नहीं करेंगे हम सॉल्व? नहीं, क्वेश्चन अभी करेंगे ना ये एप्लीकेशन के बाद. ठीक है, ओके इसके बाद मैम. क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस चैप्टर में बचे तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं है. तो बेसिकली पुशिंग और पुलिंग के केस में होता क्या है कि हमारा पुलिंग जो होता है ना,
that is actually a little easier than pushing. Why is pulling easier than pushing? तो इस चीज को भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है वो बना के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप पुश कर रहे हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुश की. लेट अस टॉक अबाउट पुशिंग. सबसे पहले हम पुशिंग की बात करते हैं कि सपोज ये मेरी ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको अब मैं पुश कर रही हूँ बाय अप्लाइंग सम फोर्स. सपोज आई एम अप्लाइंग दिस फोर्स F. दिस इज माय पुशिंग फोर्स. इज दिस ओके? So let me say that this force F is making an angle of theta. This force F is making an angle of theta. तो अब अगर मैं ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी तो क्या क्या चीजें आएंगी? नीचे की डायरेक्शन में mg आ गया, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल आ गया. सही बात है ना? अगर ये फोर्स के मैं कंपोनेंट कर दूंगी, अगर ये फोर्स के मैं कंपोनेंट कर दूंगी तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे? करो कंपोनेंट करो एक बार ये फोर्स के. इसको आप यही फोर्स को आप एज इट इज आगे ले जा सकते हो ना, ये इधर आ जाएगी. तो इसका Yes, एक ma'am. कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट बनेगा तुम्हारा F sin थीटा. और ये जो दूसरे वाला कंपोनेंट है ये एंगल थीटा हो जाएगा ना. तो जो दूसरे वाला कंपोनेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में बन जाएगा F cos थीटा. सही बात है? और इसमें पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. अभी F sin थीटा फोर्स आगे मूव करने की कोशिश करिए तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है. इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? मैम थीटा होगा ना राइट साइड में? फिर से बोलो बच्चा. मैम राइट साइड कोस थीटा होगा ना? नहीं देखो, ये फोर्स हमारी कुछ ऐसे लग रही है ना, ऐसे. ये एंगल थीटा है. सही बात है ना? अगर इसी फोर्स को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कौन सा एंगल थीटा होगा ये बताओ? ये वाला थीटा नहीं हो जाएगा? एक बार देखो, ये वाला एंगल हमारा थीटा नहीं हो जाएगा? नहीं कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ सॉरी, सही बोल रहे हो बेटा आप. हाँ सही बोल रहे हो, हमारा ये वाला एंगल थीटा होएगा. तो ये वाला जो कंपोनेंट होएगा दिस विल बी F cos थीटा एंड द नीचे वाला कंपोनेंट विल बी F sin थीटा. चलो अब मैं उल्टा कर देती हूँ इसको. मैंने कॉपी में भी अपनी गलत लिख रखा है. थैंक यू फॉर करेक्टिंग दिस फॉर मी. सो दिस विल बी F sin थीटा एंड दिस विल बी F cos थीटा. इज दिस ओके नाउ? यस मैम. ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन बना सकते हैं अपन. यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी? n की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का सम. मैम प्रीवियस स्लाइड देखनी है बेटा? यस मैम. अच्छा एक सेकंड बच्चा, देख लो, कर लो नोट डाउन. ओके मैम. मैम हो गया. हो गया? चलो बहुत बढ़िया. अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है. फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है तुम्हारी म्यू एन के बराबर. फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है तुम्हारी म्यू एन के बराबर. तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू mg प्लस F sin थीटा. इज दिस आल्सो ओके? है ना? अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये जस्ट स्लिप करे, सो फॉर जस्ट स्लिपिंग ये जो फोर्स है F फ्रिक्शन वाली, दैट मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रही है हमारी F cos थीटा. ठीक है, यहाँ तक सब बच्चे हैं मेरे साथ? यस मैम. एक पढ़ा था ना पिछली क्लासेस में आपने. तो इसका मतलब है अब यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन बन गई ना. क्या इक्वेशन बन गई? हेलो मैम. हेलो बेटा, लेट हो गए आज क्लास में. हाँ मैम, क्या क्या कराया? थोड़ा सा हमने एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे. म्यू एन एस मतलब म्यू एन मतलब वही ना? हाँ फ्रिक्शन वाला ही, म्यू एफ म्यू एन वाला. ठीक है, ओके. एफ की वैल्यू हमारी कितनी है? म्यू एम जी प्लस F sin थीटा प्लस म्यू F sin थीटा. तो अब यहाँ से मैं F की कुछ वैल्यू निकाल सकती हूँ ना. इफ आई टेक F ऑन दिस साइड, मेरे पास क्या आ जाएगा? F इंटू cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी. तो यहाँ से मेरे पास F की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से मेरे पास पुशिंग के केस में F की वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. इज दिस पार्ट ओके कि ये फोर्स हमारे पास कैसे आई? ठीक है, ये हमारे पास फोर्स कैसे आई, ये वैल्यू क्लियर है सबको? मैम किसका एक फॉर्मूला है? बार ये पेज को फर्स्ट से बता दीजिए. ठीक है, रिपीट कर रही हूँ एक बार पूरी की पूरी. मैं जो ये सारी चीज है वो रिपीट कर, बता दो. स्टार्टिंग से बता दूं? मैम हाँ बेटा.
ये वैल्यू किस चीज स्टार्टिंग से की है? बता दो। चलो एक बार स्टार्टिंग से ये वाली जो डेरिवेशन है वो मैं बता रही हूँ सब बच्चों को, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला कि फ्रिक्शन की एक एप्लीकेशन आपकी एक तरीके से, इसका क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी वगैरह पेपर में पूछा जाता है कि पुलिंग आपकी पुशिंग से इजी क्यों है। तो ये चीज मैं यहाँ पर आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाकर मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सपोज हमारे पास ये ग्रीन कलर का डब्बा रखा हुआ है ग्राउंड पे, इस पे हमारी mg लगेगी, इस पे हमारा n लगेगा। इस पे सपोज मैं आपको बोल रही हूँ दैट देयर इज सम फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि आप डब्बे को पुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये फोर्स के मैं कंपोनेंट कर दूंगी, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन भी एक्ट हो रहा है तो डब्बे और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी। थ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? ये एफबीडी क्लियर है। यस मैम। ठीक है, एफपीडी अगर हमें को क्लियर है तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं ना। एन की वैल्यू कितनी लिखोगे, mg प्लस एफ अच्छा साइन एक चीज थीटा के पूछनी बराबर। थी मैम, हाँ इसमें हमारा जो फोर्स है वो एक थीटा से लग रहा है। हाँ, फोर्स आप किसी एंगल पे लगा रहे हो, आप धक्का दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमने मान लिया कि आप पुशिंग कर रहे हो, तो आप किसी एंगल पे लगा रहे हो फोर्स। ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं एन, यही तो करते थे ना फ्रिक्शन के केस में, एन का फॉर्मूला निकाल लेते थे, फिर फ्रिक्शन को हम इक्वेट कर देते थे म्यू एन के बराबर, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती थी। फिर अपनी इक्वेशन देख लेते थे कि क्या इक्वेशन बन रही है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन वाली में। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, एन की वैल्यू कितनी लिख दी, mg प्लस एफ साइन थीटा। बैलेंस करूंगी तो मैं, इक्विलिब्रियम का केस बना दिया ना। हाँ इक्विलिब्रियम का केस बना दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, तो म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये डब्बा जस्ट स्लिप हो, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की वैल्यू एफ कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए। सही बात है यहाँ तक? ये मैम लिमिटिंग फ्रिक्शन की केस के हिसाब से हम हाँ, ले ये रहे हैं ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस के हिसाब से बना दी कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स जस्ट स्लिप हो, तो उसकी वैल्यू एफ कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए जो फोर्स हमने लगाई है। ओके मैम, सही मैम है? रुक जाओ मैम, अच्छा लिख देख लो लेंगे इसको, तो। फिर आगे चलूंगी, इसको लिख लो, कोई नहीं। मैम हम छापते हैं मैम, आप भूल गए, बैड नहीं नहीं, मैनर। कोई नहीं, लिख लो बेटा लिख लो। फिर आप नॉर्मल हो गया। मैम आपने जो लास्ट में एफ कॉस थीटा लिखा है वो किस लिए लिखा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन वाली इक्वेशन है उसको अगर बैलेंस करोगे तो वहां पे खाली एफ कॉस थीटा फोर्स लग रही है ना डब्बे पे, जो उसको खींच रही है। मैम एक चीज पूछनी थी, हाँ हमने फोर्स को मतलब जो हमारी फ्रिक्शन थी उसको, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है उसको म्यू एन के बराबर किया, हम्म। तो फिर मैम आपने ये जो जस्ट स्लिपिंग एफ इज फोर्स इज इक्वल टू अच्छा, में एफ कॉस मुझे थीटा ये क्यों किया? बताओ, जस्ट स्लिपिंग का क्या मतलब होता है? हमने क्या बोला था कि जो फ्रिक्शन लग रहा है तुम्हारा, जो भी यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और जो तुम्हारी यहाँ पर फोर्स लग रही है, जो तुम्हारी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए ना। यस मैम। तो वही तो मैंने यहाँ पर भी किया है कि ये मेरा सपोज अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एफ कॉस थीटा के बराबर हो जानी चाहिए, तभी तो तो मेरा जो आपने एफ मतलब आपने एफ कॉस थीटा और म्यू एम जी एफ साइन थीटा बराबर किया। हाँ वाओ। फ्रिक्शन और एफ कॉस थीटा बराबर किया। उस डायरेक्शन में तो खाली यही दोनों फोर्स लग रही है ना, ये वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इतना सब कुछ मैंने कैसे गेस कर लिया, वो भी सही। नहीं समझ में आई ये चीज? यही हमने बेटा पिछले सारे क्वेश्चंस में भी हमने ऐसी ही चीज करी थी, याद है? जैसे वेज वाला क्वेश्चन हमने किया था जब डिस्कस, तो ये वेज रखा हुआ था और फिर हमने mg के कंपोनेंट बना दिए थे, अपने नॉर्मल बना दिया था। फिर हमने बोला था कि पीछे की डायरेक्शन में मेरा कुछ फ्रिक्शन लगेगा, उसको हमने ये वाला जो कंपोनेंट है ऐसे किया तो इक्वल किया था, यस मैम। है ना? तो जो भी आपका फ्रिक्शन के साथ में जो कंपोनेंट होता है, अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रही है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं ना। अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो एक एक्सेलरेशन वाला फैक्टर भी ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज क्लियर हुई कि ये वाला कैसे आया फ्री बॉडी डायग्राम, हमने कैसे इक्वेट किया एफ इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपने जो हमारा एफबीडी आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है ना, हाँ सारे सेल्फ कंस्ट्रक्ट ही करने पड़ते हैं। अज्यूम कर करके। अज्यूम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो आपको पता ही है कि ये जो फोर्स है वो इस पे लग रही है, नॉर्मल आपको पता ही है लगेगी, mg आपको पता ही लगेगी, फ्रिक्शन आपको पता ही है लगेगा। नहीं मतलब जैसे आपने फोर्स लिया है तो वो जितने थीटा मतलब डायगनली लिया है, तो हमें भी फोर्स डायगनली लेना होगा या हाँ, फिर हम? पुशिंग के केस में डायगनली ही लो पहले फोर्स, एक बार पुशिंग के केस में एक बार डायगनली फोर्स लो, उसी से आपका जो आगे का रिजल्ट है वो भी बहुत इजीली प्रूव होगा। ये चीज समझ में ओके मैम। आई? हाँ मैम छाप लिया। चलो अब ये आगे भी मैंने वही किया है, बस हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो हम लोगों ने लिखी थी म्यू एन, तो म्यू एन मतलब म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तो म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा लिख दिया है। और यहाँ से मैंने एफ की जो वैल्यू है वो निकाल ली है।
ठीक है, सो दिस F is what? This F is nothing but this F is what? This F is nothing but the pushing force. This F is the pushing force needed to start motion. This is the pushing force जो हमें जरूरत पड़ेगी. क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलो अब आ जाओ, यही सेम केस अगर मैं पुलिंग में करती हूँ. अब मैं अपने डब्बे को खींच रही हूँ, पहले हम उसको धक्का दे रहे थे ना, अब मैं उसको खींच रही हूँ. तो वही सेम एज इट इज डब्बा है. खींचने का क्या मतलब होता है कि नाउ यू आर पुलिंग इट एट सम एंगल. इसको कहते हैं ना पुलिंग. सही बात है ना कि अब आप कुछ पुलिंग फोर्स लगा रहे हो. तो अब यहाँ पर भी आपकी फोर्सेस क्या क्या लगेंगी. ये हो जाएगी आपकी एफ कॉस थीटा, सपोज ये एंगल आपका थीटा है. ये ऊपर वाली फोर्स हो जाएगी एफ साइन थीटा. और कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इस पे. ऊपर नॉर्मल, नीचे आपका mg, और ये आपका यहाँ पर लग जाएगा फ्रिक्शन. ये चीज क्लियर है. सही है बेटा. तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाओगे. Yes, ma'am. व्हाट विल बी द इक्वेशन इन दिस केस. n विल बी इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा. हाँ बेटा, सब बच्चे से शांत हो गए, क्या हुआ है, कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ. मैम पुशिंग जो होता है पुलिंग से ज्यादा इजियर होता है. नहीं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, अभी वही प्रूव कर रहे हैं हम. मैम लेकिन पुशिंग ज्यादा इजियर लगता है. नहीं नहीं, अभी जैसे प्रूव करेंगे. अगर आप किसी चीज को धक्का आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना आप उस चीज को, तो अगर आप धक्का देने की कोशिश करो मुश्किल से होएगा. अगर उस पर रस्सी बंधी हुई है उसको खींचने की कोशिश करो तो इजी होएगा. तभी आप देखो कि जो ट्रॉलीज वगैरह होती है वो भी आपको इसी डिजाइन से दी होती है कि आप उसको पुश नहीं कर रहे होते, पुल कर रहे होते. जो भी आपकी अटैचियां वगैरह नहीं होती, देखिए ना अपने अटैचियां वगैरह जो होती है वो आपको इसी डिजाइन से दी होती है कि यू आर पुलिंग देम, यू आर नॉट पुशिंग देम. ओके मैम. ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ में आई दैट n विल बी इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा. यस मैम. तो अब यहां से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगी. म्यू n मतलब म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा. फिर जैसा हम लोगों ने पिछले केस में किया था कि अगर मैं जस्ट स्लिपिंग की बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट स्लिपिंग, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू पिक्चर. कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू पिक्चर. तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे दैट जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा. तो यहां से भी मैं एफ की वैल्यू निकाल लूंगी जैसे ऊपर वाले केस में निकाली थी. एक बार निकालो सब बच्चे, ट्राई करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, बताओ क्या आ रही है एफ की वैल्यू. मैम किसकी वैल्यू निकालनी है. बेटा कैपिटल एफ की, कि कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ रही है. कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी मैम- पड़ी है टू स्टार्ट मोशन. मैम एफ बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. वेरी गुड, गुड जॉब. तो बेटा आपने क्या किया, आपने हम निकाल रहे हैं पुलिंग के लिए. फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है. फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी थी यार. म्यू. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना. अच्छा एक सेकेंड बेटा देखो. ओके मैम. ठीक है चलूं आगे. यस मैम. चलो फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी थी हमने म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा. माइनस म्यू एफ साइन थीटा. दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा. तो अब यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी. यहां से इक्वेशन बनेगी म्यू mg इज इक्वल टू एफ कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. तो यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन की मतलब एफ की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना बेटा. एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. सही है, सब बच्चों का ये आया. स्लाइड दिखा दीजिए. हाँ बेटा एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा रही हूँ. स्लाइड छोटी पड़ी है. ऐसे ना स्कूल की तरह ऑप्शन होना चाहिए कि प्रीवियस स्लाइड भी दिखे अगली स्लाइड भी दिखे ताकि बच्चे नोट डाउन भी कर पाए. हाँ मैम बेटा. मैम इसमें तो पुलिंग आसान लग रहे हैं. हाँ वही तो, पुलिंग ही आसान होता है. नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है. नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई ना, यस मैम. है ना. तो जैसे ही अब देखो यहाँ पर आपका cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा है, वहां पे आपका cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है. तो इसका मतलब है कि अगर आपको सेम डब्बे को पुश करना है मोशन स्टार्ट करने के लिए तब आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी एज कम्पेयर टू अगर आपको सेम डब्बे को पुल करना है. मैम बट रियल लाइफ में उल्टा होता है.
रियल जैसे लाइफ में किसी कहाँ कार उल्टा को होता है? धक्का देना। मैम वो हम इस बात के रेस्ट पे रह के, जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट पे रख के पुल करते हैं किसी को चीज को। हम्म। मैम ऐसा होता है ना, शायद ऑब्जेक्ट का साइज अगर बड़ा होता है हमसे तो शायद। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तब भी पुलिंग और पुशिंग में दोनों में, जैसे देखो मैम नहीं पुश। मैम, आप तो मूविंग का केस बता रहे हो कि हम भी मूव कर रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट को भी मूव करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैम जब हम रेस्ट पे रहकर किसी चीज को पुश या पुल करते हैं तो उसमें पुश इजी होता है। वो इजी इसलिए रहता है क्योंकि आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि चलो पुश अपने हाथों से किया तो वो ऑब्जेक्ट को खींचना मुश्किल है। मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, और तुमने वो नहीं देखी, जैसे अब कोई ट्रक वगैरह भी होता है तो ट्रक को जो भी ऐसे होते हैं ना बॉडी बिल्डर टाइप के लोग जो ट्रक को खींच रहे होते हैं, वो उसको पुल करते हैं, वो कभी भी उसको पुश नहीं करते हैं। जैसे अपनी अपने जो वेस्ट होता है उस पर बेल्ट वगैरह बांध के उसको पुल करते हैं वो लोग। तो पुशिंग जो होती है वो तुम्हारी मुश्किल रहती है क्योंकि तुम्हारा ये जो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट होता है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो नॉर्मल तुम्हारा बढ़ जाता है इन द केस ऑफ पुशिंग। ठीक है, मैम मैं तुम्हारे भी केस में। मैम मैं भी जब हम पुश करते हैं ना तो हमारा जो मास है वो उसके ऊपर चला जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है और हमारा मास कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हमें लगता हो। नहीं नहीं, तुम्हारा मास कहाँ से कम हो जाएगा? हम लोग मैम जैसे क्या होता है, हम लोग अगर पुश करते हैं तो यूजुअली जैसे आप कोई डब्बा वब्बा पुश करके लेके जाते हो तो तब आपको लगता है कि हाँ चलो हमने धक्का लगाया वो इजी है। उसमें आप ये चीज इमेजिन करो कि अब सपोज उसी वाले पे कोई रस्सी बंधी होती तो रस्सी से तो खींच के लेके जाते हैं ना पुल करके, तब कितना इजी हो जाता आप लोगों के लिए उसको धक्का देना। एज कम्पेयर टू पुशिंग इट एंड मूविंग इट, इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू टू पुल इट। कैन यू इमेजिन दैट इन दिस वे? यस मैम। मैम लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यस मैम, हाँ बस बंधा हो तो कुछ। हाँ, तो मैं वैसे थोड़ी बोल रही हूँ कि यार अपनी उंगलियों की फोर्स मत देखो कि मेरी उंगलियों पे फोर्स लगेगी अगर मैं किसी डब्बे को खींचने की कोशिश करूँ, तो पकड़ूंगा कैसे, ग्रिप कैसे आएगी। आप ये सोचो कि अगर आप किसी डब्बे को ऐसे करके ऊपर से ऐसे पुश करते हुए आगे लेके जा रहे हो, वो आपके लिए काफी मुश्किल होगा। अगर दूसरे एंड पे एक रोप बंधी है तो रोप से खींच के आप आसानी से मूव कर लोगे उसको। अभी हो पाया इमेजिन? ठीक है, यस मैम, हो गया। चलो। तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब समझाई है कि अगर हम पुशिंग फोर्स की बात करते हैं, अगर आप पुशिंग फोर्स को नोट डाउन करते हो तो पुशिंग फोर्स की एफ की आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस म्यू साइन थीटा। और अगर मैंने यहाँ पर पुलिंग फोर्स बनाई कि पुलिंग फोर्स टू स्टार्ट मोशन ऑफ द ब्लॉक मुझे कितनी चाहिए होगी, तो वो हमने जो डेरिवेशन करी है उसमें कम आई है। तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आई है। सही बात है ना बच्चों? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तो अगर मतलब जब सेम। हम जो फ्रिक्शन फोर्स हमें लगेगा, जो हम पुलिंग करेंगे तो वो हम्म। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में, फ्रिक्शन फोर्स मैम दोनों में मतलब हम अलग लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स मैम। हम्म। ओके मैम। फ्रिक्शन फोर्स अलग लग रहा है ना। देखो एक वाले केस में मेरा फ्रिक्शन आया है कितना, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। दूसरे वाले में आया म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू दोनों केसेस में अलग हो गई ना बच्चा। नॉर्मल की वैल्यू दोनों यस केसेस मैम। में अलग होगी ना बेटा, तो इसी चक्कर में तो हमारी फोर्स डिफरेंट आ रही है। सही बात है। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, ये एप्लीकेशंस भी इतनी ही पढ़नी है हमें। अब आगे इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एक बार जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू टेल मी हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। इसका एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इसका मैं हिंट एक आप लोगों को जरूर दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक हिंट आप लोग ले लो। हिंट लो दैट ऑब्जर्वर इज इन ब्लॉक ए। मतलब ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड फ्रेम से नहीं, इसको ब्लॉक ए के फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करो तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तभी बोल रही हूँ कि जेई लेवल का क्वेश्चन है ये। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू टेल मी हाउ विल यू सॉल्व इट। ये जैसे ही ये वाली हिंट से सॉल्व करोगे वैसे ही बहुत सिंपल हो जाना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द हिंट, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट। खाली फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, काम हो जाएगा। You just have to make the free body diagram of the 10 kg block.
सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद है? सब बच्चे से लॉस्ट हो गए यार, तुम खो कहाँ जाते हो? चलो मैं बना रही हूँ डायग्राम, थोड़ा देखो। 10 किलो का ये ब्लॉक है। तुम्हें कौन कौन सी फोर्सेस पता है पहले वो बता दो, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इस पे? mg ये लो mg लगा दी, और नॉर्मल ये लो नॉर्मल लगा दी, नॉर्मल और कोई फोर्स जो तुम्हें लगता है मैम लगनी चाहिए? सूडो फोर्स सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? मैम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना नॉर्मल के। हाँ बिल्कुल सही, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा दूं? कितनी वैल्यू होगी सूडो फोर्स की? एम ए, यस मैम ma दिस इज माय सूडो फोर्स। और कोई फोर्स लगेगी यहाँ पर? और कोई फोर्स जो दिमाग में आई हो, लगेगी, क्वेश्चन में भी बोल रखा है। मैम फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगी, कौन सी डायरेक्शन में लगनी चाहिए फ्रिक्शन? ब्लॉक तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना? यस मैम नीचे लगेगी Yes, ऊपर ma'am. लगेगी, ऊपर ऊपर ओके मैम ऊपर लगेगी ना फ्रिक्शन तुम्हारी। मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी यस होनी मैम चाहिए तो यस तुम्हारा जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे? मतलब एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी है कि ब्लॉक स्लिप ना करे? अब कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। एमए की वैल्यू तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता है कितना है, ये 10 किलो का मास है। एमजी की वैल्यू तुम्हें पता है। तुम्हारे पास दो अननोन आ जाएंगे, एक तो हमारा एक्सेलरेशन अननोन रह जाएगा बस। म्यू की वैल्यू भी गिवन है। अब एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, बस इस क्वेश्चन में इतना ही है, और ये क्वेश्चन बच्चे देखकर नहीं कर पाते सॉल्व। तभी मैंने सूडो फोर्स आपको पहले करवा दिया, ताकि सूडो फोर्स के क्वेश्चंस भी अगर फ्रिक्शन में है तो वो हम लोग देख पाए। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम। आपके पास आ गया, 4 फोर्सेस आ रही हैं, सबको बैलेंस आउट करके आंसर बताना है आपको कि एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। मैम सूडो फोर्स एक बार बता दो। सूडो फोर्स सूडो फोर्स में क्या पढ़ा था बेटा, याद करो। मैम वही सूडो फोर्स में आपको- हम लोगों ने, अच्छा याद दिलाती हूँ एक बार, सूडो फोर्स में वो एग्जांपल याद है आप लोगों को कि लिफ्ट के अंदर अगर कोई बंदा है और वो अपना वेट देख रहा है, लिफ्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप वेट देख रहे हो तो उसका जो वेट है, अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है तो वेट उसका चेंज हो जाता यस मैम वो तो है ना। बट फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर वही वेट हम बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से तो एन और एमजी वाली फोर्सेस लग रही है उस पे, तो मतलब वेट हमारा एमजी के बराबर आना चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। तभी तो हमने कहा था कि ऐसे सिचुएशंस में अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है, आप किसी ऐसे फ्रेम में हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस तरीके के फ्रेम में आपको अपनी ऑब्जेक्ट पे एक इमेजिनरी फोर्स आंसर लगानी क्या आ रहा? पड़ेगी, जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। क्या बेटा, मैम आंसर क्या आ रहा बताओ क्या आया? है? गलत आ रहा है मैम, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। हाँ तो सही है ना, तो ऐसे ऐसे नेगेटिव क्यों हो जाते हो आप? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द जब राइट पॉजिटिव आंसर, सो सोचता वेरी हूँ तो गुड। आंसर गलत आता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद आया बच्चा? तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जैसे यहाँ पर ये जो ब्लॉक ए आई एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, मैं इसी फ्रेम के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, तो अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ उस पर मुझे एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल फोर्स लगानी पड़ेगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी एक्सेलरेशन क्या ऑफ द फ्रेम। सही है बेटा? मैम आंसर क्या है? आंसर क्या है, चलो अब आंसर निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल लोगे सीधा सीधा। एफ एस मैक्स, मैम एफ एस मैक्स तुम्हारी कितनी होती है? एक तो तुम्हारी म्यू एन के बराबर होती है, इट इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू यहां से तुम देख सकते हो कि एन की वैल्यू विल बी इक्वल टू mg एम ए, तो ये हो जाएगी तुम्हारी म्यू एम ए के बराबर। ऑल्सो अब अगर तुम इसको बैलेंस करोगे ऊपर और नीचे को, तो बिल्कुल सही बोला बच्चा ने कि इसकी वैल्यू तुम्हारी एम जी के बराबर भी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट बन दूं, क्या इक्वेशन बन जाएगी? म्यू एम ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी, तो एम और एम तो कट गया, एक्सेलरेशन आ जाएगी जी अपॉन म्यू, मतलब 10 अपॉन 0.5। तो बिल्कुल सही बोला, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार ये क्वेश्चन ढंग से देखो और बताओ समझ में आया नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं और बच्चे हिल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन देख के हिलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो हो जाएगा, ऐसा यस क्वेश्चन मैम हो एक्सपेक्ट कर जाएगा। सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जेन्युइनली एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि हाँ ऐसा आ सकता है। चलूं आगे? मैम मतलब सूडो फोर्स तब लगानी जब वो हमारा जो फ्रेम है वो मूव कर रहा हो। हाँ, सूडो फोर्स कब लगाएंगे? जब तुम जिस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो।
अब वरना इसको कैसे लगाते हैं, वरना यहाँ पर तुम किस फ्रेम से देखते हैं, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो कौन सी फोर्सेस लग रही है, कैसे जज करते हैं, एक्सेलरेशन से आगे भी मूव कर रहा है, नॉर्मल भी लग रही है, एमजी भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उस तरीके से भी हो जाता, उस तरीके से अगर तुम इमेजिन करते हो तो उसमें तुम कैसे करते हो उस क्वेश्चन को, अगर मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाऊं, तो अगर मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाऊं तब भी ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता, तब तुम क्या बोलते हैं, ये तीनों तो फोर्सेस लग रही हैं और एक मेरा आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, सो दिस मींस n मस्ट बी इक्वल टू ma, और वहां से भी तुम्हारा आंसर जो आता है वो सेम ही आ जाता है, बट मुझे सूडो फोर्स वाला तरीका वो ज्यादा इजी लगता है। तो दोनों तरीकों में जौन से तुम्हें इजी लगते हैं वो तुम कर सकते हो, सूडो फोर्स वाले तरीके से और मुश्किल क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सही है? यस इज इट मैम। ओके? वरना ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो, तो तभी तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं एक ऐसे फ्रेम में घुस जाती हूँ जिसमें ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। अब ये मैं इस फ्रेम में घुसनी, तो ये जो 10 किलो वाला ब्लॉक है रेस्ट पे है इस बंदे के। सही बात है ना? उसके लिए तो जो ये बंदा ब्लॉक ए के अंदर बैठा है उसके लिए तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा, 10 किलो का ब्लॉक ना नीचे जा रहा ना आगे जा रहा, उसके लिए तो रेस्ट पे है। तो तुम्हें खाली इक्विलिब्रियम में सारी चीजें करनी है, तुम्हारा काम हो गया। चलूं बच्चों आगे? यस मैम। ओके मैम, चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, वैसे लंबा नहीं है। अ तो ब्लॉक ऑफ मास, क्या बेटा? सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। बनाओ एफबीडी। बना दो लेंगे। केसेस है इसमें। A block of mass 2 kg slides on an inclined plane that makes an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is root 3 by 2. So a lot of things are given to you. Mass is given to you. Coefficient of friction mu is given to you. आपको यहाँ पर coefficient of static friction, kinetic friction कुछ नहीं बोला है, तो आप mu की वैल्यू static friction के केस में भी मतलब mu s और mu के आप इक्वल लोगे root 3 by 2 के बराबर। तो आपको बताना है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लॉक है वो नीचे चले विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उस पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, और अगर वो ऊपर जाए तब उस पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? एक वाला जो उसका पहला पार्ट है डाउनवर्ड्स वाला पार्ट, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ, दूसरा वाला पार्ट आप एक बार खुद सॉल्व करोगे अपना थोड़ा बुद्धि लगाकर। तो डाउनवर्ड्स वाला पार्ट देख लो, डाउनवर्ड्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन वाला पार्ट सबसे पहले। इन केसेस में खाली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बन गया तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अगर हम चाहते हैं कि बॉक्स हमारा नीचे गिरे विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? दिस मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 30 डिग्री। अ ब्लॉक व्हिच आई एम मेकिंग विद येलो कलर, सिंस इन द डायग्राम इट इज आल्सो येलो कलर। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है? दिस इज माय ब्लॉक व्हिच इज गिवन टू यू। नाउ यू नो द मल्टीपल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, है ना? एक तो हमारी नीचे की डायरेक्शन में mg लग रही होगी, वो mg के अगर कंपोनेंट कर देंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ है? ठीक Yes, है? ma'am. एक इस Ma'am. पे नॉर्मल लग रही होगी, ये मैंने नॉर्मल लगा दी। अब क्या बचा? अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डब्बा है वो डाउनवर्ड्स आए विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर वो डाउनवर्ड्स आएगा, डाउनवर्ड्स आने का ये मतलब है दैट इफ द ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में, राइट? सो दिस विल बी माय फ्रिक्शनल फोर्स। लेट मी से दिस इज FL, दिस इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन वो जस्ट स्लिप हो रहा है मेरा डब्बा। सही बात है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, और हमें Yes, बताना ma'am. है कि हमें कितनी फोर्स लगानी है ताकि ये चीज हो पाए। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ फोर्स भी लग रही होगी, और इसी फोर्स की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कितनी होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है सबको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से आंसर अपन लोग निकाल सकते हैं। आंसर कैसे निकालोगे? पहली इक्वेशन क्या बनेगी? n इज इक्वल टू मैम mg। करो एक बार सॉल्व करो। n इज इक्वल टू, मैं डाउनवर्ड वाला सॉल्व कर रही हूँ, अपवर्ड वाला तुम लोग ही सॉल्व करोगे, ठीक है? n इज इक्वल टू mg cos 30 बनेगी पहली इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? मास इज 2, g इज 10, cos 30 कितना है भाई? रूट 3 by 2 होता है ना cos 30, तो n की वैल्यू हो गई 10 रूट 3 न्यूटन। अब यहां से तुम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर ये इक्वेशन को मैं बैलेंस करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? F प्लस mg sin 30 मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन।
सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा यहाँ पर। एक्सीलरेशन के बिना हम चाहते हैं कि ऊपर जाए। मैम एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन तो आएगी ही नहीं। वी डोंट वांट द ब्लॉक टू मूव अप विद एनी एक्सेलरेशन। मैम फोर्स 5 न्यूटन आएगी। फोर्स 5 न्यूटन आएगी, बिल्कुल सही निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन अगर मैं लिखूंगी तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन माइनस एम जी साइन 30। तो म्यू की वैल्यू √3/2 गिवन है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। सबको मेरी आवाज वगैरह सुनाई दे रही है? 30 हो Yes, जाएगा, ma'am. 30 मतलब हम दे रही है। 15। ये हो जाएगा 15। फ्रिक्शन की और वैल्यू आ जाएगी ना मैम, हमें कोफिशिएंट दे रखा है ऐसा। हाँ तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, वही तो √3/2 गिवन है, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने 15 लिख दी ना, यस मैम 15 आई। ओके है ना। 15 आ गई। और mg sin 30 कितना आएगा, 10 10। तो फोर्स की कितनी वैल्यू आ गई, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। यस यही मैम। हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब सेकंड केस का आंसर तुम लोग निकाल के बताओगे कि अगर मेरा डब्बा Ma'am? विदाउट मैम सेकंड का 25 न्यूटन है। यस वेरी गुड, सेकंड का आंसर 25 न्यूटन है, गुड जॉब। सेकंड का आंसर बिल्कुल सही है, बच्चे ने बताया। बाकी बच्चे भी एक बार निकालने की कोशिश करो। सेकंड में क्या हो रहा है, बॉक्स तुम्हारा ऊपर चल रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो ऊपर ऊपर मूव करने का क्या मतलब है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो तुमने फोर्स ड्रॉ करी है उनकी डायरेक्शन तुम्हारी ऑपोजिट हो जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस मैम आएगा, इसको बाकी बदल पूरा देना बस। क्वेश्चन सेम है। हाँ मैम मतलब क्योंकि अब F तुम्हारी, इक्वल्स टू UN प्लस mg sin थीटा हो जाएगा बस। हाँ बिल्कुल सही बोला, तो 25 आ जाएगी ना सीधा। यस मैम। सही बात है ना। तो ये डिफरेंस होता है, तुम्हारे को देखना है कि क्वेश्चन में तुम्हें, ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम इस केस में तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगेगा, क्यों लगेगा, अगर डब्बे को मैं फोर्स लगा के ऊपर की डायरेक्शन में मूव करूं तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगा जहां पे तुम्हारा रिलेटिव मोशन हो रहा हो। रिलेटिव मोशन, अगर ये जो डब्बा है वो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की साइड। डब्बा नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की साइड। सही है बेटा, तो बिल्कुल सही बोला। Yes, अब अगर ma'am. मैं अपवर्ड वाला केस ड्रॉ करती हूँ, एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ। I want my block to move upwards without any acceleration. Upwards without any acceleration. इजी है फ्रिक्शन के क्वेश्चन, तभी फ्री बॉडी डायग्राम अगर समझ में आ जाता है ना तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में यस दिक्कत मैम, नहीं एक बार आती। बस एफपीडी ड्रॉ हो जाए फिर तो सॉल्व हो एफपीटी ड्रॉ हो जाता है। जाए, वही तभी मैंने, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग याद करो कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में धीरे धीरे चल रहे थे, तो मैं धीरे धीरे चली इसलिए रही थी कि एक बार अगर बच्चों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, फिर आपको एक एक करके सारी फोर्सेस भी समझ में आ जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर एक बार स्टार्टिंग से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि सारी चीजें इकट्ठे वो एक चीज में ही बना देते हैं, तो तब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो बेटा वही सेम है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा लगेगा mg cos 30 और यहाँ पे हमारा लगेगा mg sin 30। ठीक है, अभी हमारी नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगी, नॉर्मल तो कोई और लग ही नहीं सकती। ये लो, ये मैंने नॉर्मल बना दी। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि नाउ आई वांट द ब्लॉक टू मूव अपवर्ड्स। अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन मेरा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ना, एंड सिंस इट इज मूविंग काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सिंस इट इज मूविंग काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एंड क्योंकि इट इज गोइंग अपवर्ड्स तो आई विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो यहां से भी निकाल लोगे आंसर, यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहेगा। n की वैल्यू तुम्हारी आएगी mg cos 30, कितनी आई थी अभी, mg cos 30 हमारा कितना आया था, 20 इंटू √3/2, 2 किलो का ब्लॉक है ना, तो ये आ गई थी 10√3 न्यूटन। यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगी तो वो हो जाएगी म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है √3/2, सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 10√3, तो 30/2 हो जाएगा ये, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। अब यहीं से अगर आप mg sin 30 की वैल्यू निकालो तो वो भी आ जाएगी भाई हमारे पास। mg sin 30 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1/2, 10 ही आ जाएगा सीधा। आ गया ना यहाँ से आंसर। इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई है तुम्हारी, तो F की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। क्लियर यस है, मैम। यस मैम। समझ में आया। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कुछ ऐसे अलग नहीं है, बच्चों को हवा बनाने की कोई नीड नहीं है, वही करना है जो अभी तक करते आए हो, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, बैलेंस करनी है फोर्सेस, काम खत्म। क्लियर है।
यस मैम। चलो मैम क्लियर है। वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला फोर्स, इसको कैसे करोगे? दो तुम्हारे डब्बे हैं जिनको एक स्ट्रिंग से तुमने ज्वाइन कर रखा है, दो तुम्हारे डब्बे हैं जिनको तुमने एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर रखा है। एक डब्बा 10 किलो का, एक 20 किलो का है। तुम्हें बोल रखा है कि दोनों पे तुमने एक जगह पे 120 न्यूटन की फोर्स लगाई, एक पे तुमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। सही है, एक पे तुमने 120 न्यूटन की फोर्स लगाई, एक पे तुमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो अब तुमसे क्या बोला जा रहा है कि टेंशन कितनी लगेगी इस स्ट्रिंग के अंदर, वो तुम मुझे बता दो। दोनों के तुम्हें गिवन है कि पहले वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी 90 न्यूटन है और दूसरे वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी 60 न्यूटन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये जो सिस्टम है ये मूव करेगा? नो मैम। नो मैम। क्यों? अब Why do you think the system will not move? मैम आपने इस तरीके से पूछा कि उसका आंसर नो ही है। क्यों? अच्छा, ये तो तुमने ऐसे वर्ड प्ले कर दिया, मतलब ये तो दिक्कत हो गई। तो ऐसा क्यों लग रहा है? चलो ये सही बोल रहे हो कि नहीं मूव करेगा। नाउ कैन यू थिंक व्हाई मैम इट विल नॉट मैम मूव? नीचे फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं ना मैम बोथ, तो मैम जो दोनों साइड पे टोटल फोर्स एक्ट करेगा तो मैम वो आपस के में बराबर होके कैंसिल हो जाएगा मैम, अगर उसको कैलकुलेट करें तो। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो, या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हो कि 10 किलो वाले ब्लॉक को चलाने के लिए जो फोर्स लग रही है वो 90 न्यूटन से बड़ी होनी चाहिए, और ये 20 किलो Yes, वाले ma'am. को चलाने के लिए जितनी फोर्स लग रही है वो 60 न्यूटन से बड़ी होनी चाहिए। सही बात है ना? बट यहाँ पर दोनों का जो कंबाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो 150 न्यूटन का कर रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ। तो ना तो ये 120 न्यूटन वाली फोर्स इसको खींच पाएगी सिस्टम को, ना ये 100 न्यूटन वाली फोर्स सिस्टम को खींच पाएगी। सही बात है? अगर सपोज यहाँ पर 160 न्यूटन की होती तब हम सोच सकते थे कि हो सकता है फोर्स चल जाए, बट यहाँ पर तो खींच ही नहीं पाएगा ना। क्या, कैसे लिखेंगे इसको? दैट बोथ ब्लॉक्स, मैम फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? टेंशन के अपोजिट। अभी बताती हूँ, वो भी हम अभी कैलकुलेट करते हैं। बोथ ब्लॉक्स combinedly offer maximum frictional force, वो ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उससे बनाएंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। सो ब्लॉक्स शुड नॉट मूव, जो भी हम फोर्सेस लगा रहे हैं उनसे हमारे जो ब्लॉक्स हैं दे शुड नॉट मूव। सो ब्लॉक्स शुड नॉट मूव, सो ब्लॉक्स शुड नॉट मूव। ठीक है, तो इसका मतलब यही है द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट, द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, the system remains at rest and static friction is acting. ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस ओके? ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि भाई ये दोनों ब्लॉक्स पे, एक पे 90 न्यूटन है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरे का 60 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, टोटल तो 150 न्यूटन हो गया। अब 120 न्यूटन भी आपका 150 से कम है, 100 न्यूटन भी आपका 150 से कम है, तो आइडियली तो ये जो ब्लॉक वाली चीज है, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये मूव ही नहीं करना चाहिए। सही बात है ना? अब हमें कैलकुलेट करनी है कि टेंशन कितनी लग रही है, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक दो अजम्पशन लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले पहली अजम्पशन लेते हैं, देखते हैं कि वो सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं होगी तो हमें फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा दूसरी अजम्पशन लेकर। तो पहली अजम्पशन में क्या बोल रही हूँ, पहली अजम्पशन में क्या बोल रही हूँ कि अब मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, अब मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, तो जो भी मेरी टेंशन लगेगी, टेंशन कुछ इस हिसाब से लगेगी कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है डब्बे पे, टेंशन कुछ इस हिसाब से लगेगी कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है डब्बे पे। तो उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरा ब्लॉक 1 है, ये जो हमारा ब्लॉक 1 है वो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गया। ब्लॉक 1 रीचेस, जो पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक 1 रीचेस लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ तो ब्लॉक 1 के डायग्राम में क्या क्या चीजें ऐड करेंगी? मैम एक क्वेश्चन था मैम, अगर सिस्टम स्टैटिक है तो मैम टेंशन की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए ना। नहीं, टेंशन तो लगी रही है ना, पुल तो कर ही रही है ना वो एक दूसरे को।
आप अगर किसी चीज को खींच रहे हो, वो चीज मूव नहीं कर रही फ्रिक्शन की वजह से, टेंशन तो उसमें भी लगी रही है। स्ट्रिंग का तो काम हो ही रहा है, स्ट्रिंग में तो फोर्स लग रही है। स्ट्रिंग आपका लूज थोड़ी हो गया, टॉट स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगी। ऐसे आपने जब Yes. वो देखा है, हमने पेंडुलम वाला सिस्टम देखा है कि आपका उसको हम ऊपर से सीलिंग से बांध रखे होते हैं, तो टेंशन की वैल्यू जीरो थोड़ी हो जाती है, स्टैटिक है तो, Yes, ma'am. है ना। टेंशन तो लगेगी, जहां पे भी आपका स्ट्रिंग आएगा तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में, सही है। और अगर आपका मोशन होना चाहिए ये वाली साइड में, तो इस डायरेक्शन में आपकी कुछ फोर्स लगेगी विच विल बी इक्वल टू 90 न्यूटन्स। दिस इज माय फ्रिक्शन जो लग रहा है, सही है ये चीज। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन के बराबर। सही है, ये चीज समझ में आई कि टेंशन की वैल्यू अपन ने निकाल ली। यस मैम। Yes, ma'am. सो दिस वाज माय ब्लॉक 1। अब ये चीज हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये टेंशन की वैल्यू सही है या नहीं। ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 2। मैम दोनों पे टेंशन सेम लगेगी ना बीच वाले हाँ, पॉइंट पे? दोनों ब्लॉक में टेंशन सेम लगेगी। तो ब्लॉक 2 में भी टेंशन मेरी इतनी लगनी चाहिए 30 न्यूटन के बराबर, और इस पे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स मेरी कितनी लग रही है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे नीचे की साइड, फ्रिक्शन इस पे नीचे की साइड लग रहा है। फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आ जाएगी इस एनालिसिस से, फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100। 100 कहां से आएगी? 90। अरे ऐसे गैस थोड़ी करना, कैलकुलेट करो। आपने ही बोला गेस करो। नहीं तो 100 माइनस 30 70 आसपास था मैं। आसपास। तो क्या है, ऐसे ऑप्शन गलत हो जाएंगे फिर कैसे करोगे? नहीं आप ऑप्शन दिए कहाँ थे आपने? आपने तो कहा बताओ। चलो कुछ नहीं होता, बट ये फ्रिक्शन की वैल्यू समझ में आई, तो 70 आ गई। सो दिस वाज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम तो वैल्यू 60 के बराबर है, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। यस। सही है, ये चीज समझ में आई सबको। अब ऐसे ही सेकंड अजम्पशन लगाओ कि सपोज ब्लॉक 2 जो है वो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचा, ब्लॉक 2 जो है वो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचा, तो उसमें टेंशन की वैल्यू निकाल के बताओ क्या वैल्यू आएगी। मैम ये 70 वाला समझ नहीं आया। बेटा एक साइड पे 100 लग रही है, जो ये 100 न्यूटन से हम खींच रहे हैं, दूसरी साइड यस पे मैम। टेंशन लग रही है। 100 न्यूटन ज्यादा बड़ी फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यस मैम। है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 30। मैम नीचे जो लिख रखा है 60 न्यूटन वो क्या है? ये इसकी मैक्सिमम फोर्स है, ये दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स। मैंने क्या बोला कि ये जो सिस्टम है तुम्हारा ये रेस्ट पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर F2 की वैल्यू 70 न्यूटन तुम्हारी आ गई तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन है ना। कोई डब्बा है उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जब 60 न्यूटन है और मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है कि उस पर तो 70 न्यूटन लग गए, तो मतलब मैंने कुछ गलत अज्यूम कर रखा है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यस मैम। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब हम अजम्पशन अपनी चेंज कर देंगे, अब आगे मैं यही करूंगी, दैट आई विल चेंज माय अजम्पशन, आई विल टेक अनदर अजम्पशन। अजम्पशन 2 अच्छे क्वेश्चन है यार फ्रिक्शन के, थोड़े से पहली बार में तो समझ ही लो, नहीं समझ में आते तो एक बार मेरे से फिर से समझो, फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार जब नोट्स आ जाते हैं तो एक बार क्विकली रिकैपिचुलेट कर लिया करो कि हाँ क्वेश्चन में हुआ क्या। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट लेट अस अज्यूम दैट ब्लॉक 2 जो है वो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचेगा, और वैसा ही होना भी चाहिए। जो हल्का ब्लॉक होता है ना वो यूजुअली वही वाला पहुंचता है पहले, मतलब हल्का माने जिसका कम फ्रिक्शन होता है। सो लेट अस अज्यूम ब्लॉक 2 reaches limiting friction first. अब मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकती हूँ। सबसे पहले हम ब्लॉक 2 का बनाते हैं, वहां से टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। तो ब्लॉक 2 पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, फोर्सेस तो सेम ही एक्ट कर रही है मैम। इस डायरेक्शन में आपकी हमने बोला था कि 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पीछे की डायरेक्शन में हमारी टेंशन लग रही है, और एक हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, एक हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें पता है कि F2 मैक्स की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, F2 मैक्स की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यहाँ से 40। टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगी। अब इसी को अजम्पशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक 1 को देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट ब्लॉक 1। तो अगर अब आप लोग ब्लॉक 1 को देखोगे तो ब्लॉक 1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या लग रहा है 120 न्यूटन,
इस डायरेक्शन में हमारी लग रही है टेंशन, जिसकी वैल्यू हमारी 40 न्यूटन आई है, और एक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी, एक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग रही होगी। तो यहाँ से मैं F1 की वैल्यू निकालती हूँ, क्या आंसर आएगा F1 का? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, और ये कम है, दिस इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। यस मैम। This means that this value of tension is correct. This is less than F1 max. तो अब हमारा जो आंसर आया वो सही है. So this answer is right. This answer is right. हमारी जो assumption है वो सही है. Is this okay? यस। हमें समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में? यस मैम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बोला कि भाई यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सिस्टम टू मूव. जो भी आपने दोनों साइड पे फोर्स लगाई है दैट इज देयर नॉट सफिशिएंट फॉर द सिस्टम टू मूव. सिस्टम हमारा रेस्ट पे ही रहेगा. बट अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा वाला डब्बा पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचेगा. ठीक है, तो दूसरा वाला डब्बा अपना रेस्ट पे है, कौन सा वाला डब्बा पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने दो असम्पशन लगा ली कि व्हाट इफ ब्लॉक 1 रीचेस फर्स्ट एंड व्हाट इफ ब्लॉक 2 रीचेस फर्स्ट. तो हमने देखा कि ब्लॉक 2 रीचेस फर्स्ट वाली असम्पशन जो थी वो हमारी सही आई थी. ठीक है बच्चों? यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा. आज स्क्रीन थोड़ी कम पॉज हुई क्लास में, है ना? जैसे स्टार्टिंग में तो हुई थी, उसके बाद कम पॉज हुई, तो अच्छी बात है. ये भी हो सकता है स्क्रीन ये ठीक हो गई है गूगल मीट की. मैम प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा तो फिर गूगल मीट पे थोड़ी ना होगी क्लास. नहीं, तब भी क्लासेस गूगल मीट पे ही रहेंगी, बस आपका ज्वाइन करने का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा. ओके मैम। ठीक है, क्लासेस आपकी तब भी गूगल मीट पे ही रहेंगी, बस आपका ज्वाइन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, कल उसकी ओरिएंटेशन आप लोग अटेंड करोगे तो उसमें कुछ नहीं है. जैसे अब आप क्लास में यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है, सारी मेहनत करनी पड़ती है. वहां पे क्या होगा कि आप अपनी एक आईडी आप लोगों को प्रोवाइडेड रहेगी, वो आईडी में लॉग इन करोगे, आपकी सारी की सारी जो क्लासेस रहेंगी उनका स्केड्यूल आपको वहीं पे मिल जाएगा. तो वहां से आप ज्वाइन क्लास करोगे, वहां से आपको डायरेक्टली ज्वाइन भी हो जाएगा. तो आपको बार बार अपना व्हाट्सएप खोलना वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा. आपको खाली अपनी एक आईडी बुकमार्क करके रखनी पड़ेगी, जो वो वेबसाइट है वो बुकमार्क करके रखनी पड़ेगी. गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहीं पे आपकी सारी लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब आ जाएंगी. ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप. मैम वो सब ज्यादा इजी है मैम, तुरंत मैसेज कर जाता है. नहीं, एक बार कल वाली ओरिएंटेशन देखना, एक बार वो वाली चीज करोगे तो उसकी हैबिट लग जाएगी. अभी तो हैबिट इसकी लगी हुई है क्या? ठीक है, हो गया वो वाला नोट डाउन. अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे. टेक 5 मिनट्स, ट्राई टू डू इट. हाउ विल यू डू इट? एक बार लो, 2-4 मिनट लो, करने की कोशिश करो. छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, बट हाँ अच्छा तरीके से सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन. फिर ना नेक्स्ट क्लास में हमें वैसे क्वेश्चन करने हैं कि ब्लॉक के ऊपर अगर ब्लॉक रखा हुआ हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका. इफ अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक देन व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन. फ्रिक्शन वगैरह कैसे एक्ट करता है, वो थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं क्वेश्चंस. फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ पहले, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? हिंट चाहिए या कर रहे हो सॉल्व? मैम कर रहे. चलो करो, सॉल्व करो. मैम एक क्वेश्चन था. बोलो बच्चा. मैम जो अगर mg से ज्यादा हो गई मैम, जो अपर फोर्स लग रही है, मैं ऊपर की साइड पे जो फोर्स लग रही है, तो मैम बॉक्स लिफ्ट अप हो जाएगा ना फिर, अगर mg से ज्यादा हो जाती है वैल्यूज. चलो इसमें एक हिंट दे देती हूँ कि अगर जैसे आपका बॉक्स लिफ्ट होता है ना, तो होता क्या है कि तुम्हारा जो वेट है वो ऊपर वाली जो फोर्स लग रही है उससे बैलेंस हो जाएगा. नॉर्मल डायरेक्शन तुम्हारा एक तरीके से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब ऊपर उठ गया ना भाई वो, तो कांटेक्ट फोर्स तो कुछ रही नहीं. यस मैम. ठीक है, अगर कोई तुम्हारी चीज है वो कांटेक्ट में नहीं रही तो नॉर्मली जीरो हो जाएगी ना. तो अगर लिफ्ट होएगा तो Yes, sir. तुम्हारी नॉर्मल जीरो हो जाएगी. ये वाली सिचुएशन है. ओके मैम. करो करो, कोशिश करो सब बच्चे. मैम क्वेश्चन तो मैम हम नॉर्मल को कंसीडर नहीं करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको. मैं पहला पार्ट सॉल्व करती हूँ.
यहाँ पर देखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा दैट इज ट्राइंग टू स्लाइड द ब्लॉक, वो चाहेगा कि ब्लॉक मेरा स्लाइड करे ना सरफेस पे, और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का अराइज करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो फोर्स का मेरा अराइज करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का अराइज करेगा, वो क्या ट्राई करेगा कि बॉक्स मेरा लिफ्ट हो जाए, लिफ्ट द बॉक्स। डू यू गाइस अग्री विद दिस? यस मैम। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, ये डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाती हूँ, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं भाई? ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगी, तुम बोलोगे नीचे हमारी एमजी लग रही है मैम, है ना। यहाँ पर मेरी जो कुछ फोर्स लग रही है वो इसका कंपोनेंट लगेगी, उसको मैं लिख रही हूँ एफ कॉस 37। एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एफ साइन 37, और एक फ्रिक्शन की फोर्स और लगेगी ये दोनों सरफेसेस के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ। यही सारी फोर्सेस लग रही है, यही सारी फोर्सेस लग रही हैं। यस मैम। तो लेट मी टॉक अबाउट ब्लॉक लिफ्टिंग अप। अगर मुझे मिनिमम फोर्स निकालनी है जिसको अगर मैं अप्लाई करूंगी तो मेरा ब्लॉक पहले लिफ्ट अप हो जाएगा, तो जैसे ही ब्लॉक लिफ्ट अप होएगा उसके केस में क्या होगा? नॉर्मल तो जीरो हो जाएगी ना। यस मैम। अगर ब्लॉक लिफ्ट अप हुआ तो नॉर्मल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? दैट mg विल बिकम इक्वल टू f sin 37। कुछ कांटेक्ट में ही नहीं रहा, जब कुछ कांटेक्ट में ही नहीं रहा तो खाली नॉर्मल तो तुम्हारी जीरो होगी ना, तुम्हारी कोई कांटेक्ट फोर्स लगेगी ना फ्रिक्शन लगेगा, खाली तुम्हारी mg वगैरह फोर्स जो है वो लगेंगी, है ना। तो तुम्हारी mg मस्ट बी इक्वल टू f sin 37, दैट इज व्हेन दिस विल हैपन। यहां से तुम f की वैल्यू निकाल सकते हो। यस यहाँ मैम। से f की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 100 मस्ट बी इक्वल टू f इंटू साइन 37 इज 3/5। हम 125 में। वेरी गुड। 125 थोड़ी आएगी, 5500 अपॉन 3 आएगी ना, कटेगा थोड़ी। सर हम वो 3 की जगह 4 ले। ये आया ना, सही है? गड़बड़ कर दी क्या कुछ? तो इसका नहीं मतलब अब सही। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वो तुम्हारी 500, जो भी फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ अगर वो 500/3 से बड़ी है, तो फोर्स इज ग्रेटर देन 500/3 न्यूटन्स, देन दिस ब्लॉक मस्ट लिफ्ट अपवर्ड्स। अगर जो फोर्स हमने अप्लाई करी है वो 500/3 से ऊपर है, 500/3 न्यूटन से ऊपर है या फिर इक्वल है उसके, तो बॉक्स मेरा ऊपर हो जाएगा, पहले ऊपर उठेगा। इज दिस ओके? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से इमेजिन करते हैं। ऐसी ही मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है कब? जब मेरा जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा हो, सपोज वो ऊपर ना उठ रहा हो। सो नाउ माय ब्लॉक इज स्लाइडिंग फॉरवर्ड, नाउ माय ब्लॉक इज स्लाइडिंग, नाउ माय ब्लॉक इज स्लाइडिंग। इस सिचुएशन में मेरे को फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो वही सेम फ्री बॉडी डायग्राम को। क्या बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड पे जाना एक बार। अच्छा, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना, देख लो बेटा। यही सेम फोर्सेस लगेंगे अगले वाले केस में, अगले वाले केस में भी सेम फोर्सेस लगेंगी। तो सेम फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में n, नीचे की डायरेक्शन में mg, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन लग गया, और तुम्हारे ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट लगेंगे। ये वाला कंपोनेंट था तुम्हारा f साइन था ना, ये नहीं, f cos 37, मैम। f cos 37। ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है। और ऊपर की साइड पे क्या है? f sin 37। यार जेई के हिसाब से करने हैं, इसके थोड़े टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे आते हैं तुम्हारे, इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सवाल था हाँ बेटा। मैम, मतलब जब भी बॉक्स के लिफ्ट करने का केस आएगा तो हमें नॉर्मल को कंसीडर नहीं करना, हमें वैल्यू नॉर्मल इक्वल लगी रखनी है ना, एमजी की। कॉन्टैक्ट फोर्स ही नहीं आई ना। यस मैम। नॉर्मल क्यों आती है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है तभी तो नॉर्मल आएगी। अगर सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं है, कोई हवा में ऑब्जेक्ट उड़ रही है, तो उसमें कहाँ नॉर्मल फोर्स लगती है बेटा? ना नॉर्मल लगेगा ना फ्रिक्शन लगेगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना हमारी। यस मैम। नॉर्मल 0 हो तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली 0। अरे कांटेक्ट फोर्स ही नहीं, अब कांटेक्ट ही नहीं तो कहाँ से नॉर्मल, कहाँ से फ्रिक्शन? सही है। अब तुम्हारा अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पर तो अपना नॉर्मल सिचुएशन ही लगाओगे, क्या बोलोगे? दैट मैम n प्लस f sin 37 मस्ट बी इक्वल टू mg। तो n की वैल्यू कुछ आ जाएगी। mg कितना है तुम्हारा? 10 किलो का ब्लॉक है ना, तो 10 इंटू 10, मतलब 10 इंटू 100 कर दिया, 10 इंटू 10 माइनस f इंटू 3/5। तो नॉर्मल की तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आ गई, 100 माइनस 3f/5।
इज दिस ओके? यस मैम। तो यहाँ से हम बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल वैल्यू है, ये फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू लिखेंगे? म्यू एन के बराबर, म्यू एन के बराबर लिख देंगे। ठीक है, म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू हमें 0.5 के बराबर गिवन है। तो म्यू एक तरीके से हो गया हाफ इंटू 100 माइनस 3f अपॉन 5। फ्री वाली क्या बेटा, Yeah. कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम, नो मैम। तो ये, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये तुम्हारी f cos 37 के भी बराबर होनी चाहिए। दिस f must be equal to f cos 37 as well। तो यहाँ से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, दैट f is equal to 4f अपॉन 5। इन दोनों को इक्वेट करके f की वैल्यू निकाल लेंगे। यस मैम। निकालो, बताओ क्या वैल्यू आती है। ट्राई टू इक्वेट दीज टू, ट्राई टू टेल मी व्हाट विल बी दी वैल्यू। जब मैंने इक्वेट किया था तो मेरे पास बन गया था हाफ इंटू 100 माइनस 3f अपॉन 5 मस्ट बी इक्वल टू 4f अपॉन 5। तो इसका क्या मतलब है, 100 इज इक्वल टू ये 8f अपॉन 5 हो जाएगा ना, 8f अपॉन 5 प्लस 3f अपॉन 5। तो मेरे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, फ्रिक्शन बोली फोर्स की वैल्यू जो आई थी वो आई थी मेरे पास 500 अपॉन 11 न्यूटन। तो एक बार बाकी बच्चे भी एक बार चेक करो कि ये वाला आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। यस मैम। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि ये वाली वैल्यू कम है या फिर ये वाली 500 अपॉन 3 वाली वैल्यू, कौन सी ज्यादा कम है? कम कौन सी है? मैम ये वाली। ये वाली कम है ना, ये वाली कम है ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या है कि तुम फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो जो सेकंड कंडीशन है वो पहले आ जाएगी तुम्हारे पास, मतलब ब्लॉक तुम्हारा स्लाइड पहले करेगा एज कंपेयर टू मूविंग अपवर्ड्स। सही है बेटा? सो दिस मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट। समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? यस मैम। इज इट क्लियर एवरीवन? यस ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे फ्रिक्शन के ना यार कितने भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बस उनकी स्टेटमेंट थोड़ी अलग अलग फॉर्म में होती है, मुश्किल नहीं होते वो। तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी भेजे थे, जब हमारी लास्ट क्लास थी तो बच्चों ने असाइनमेंट सॉल्व करे बेटा। हो पाए क्वेश्चन सॉल्व असाइनमेंट वाले?